दिमाग सुन्न था। वह अभी कुछ देर पहले ही इस व्यक्ति को खत्म करने के बारे में सोच रहा था। मौत से भी भयानक डर की एक लहर उसके दिल में समा गई। उसे महसूस हुआ कि वह एक विशाल अजगर के सामने अपनी ताकत दिखाने वाली एक मामूली सी चींटी है। दूसरों के विपरीत सु किंगशुए की शुरुआती हैरानी के बाद उसके मन में एक जबरदस्त हलचल मच गई। वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर जानती थी कि अभी उस पल में क्या हुआ था। सु किंगशुए ने मेरी ओर देखा। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले, लेकिन उसने पाया कि उसका गला बुरी तरह सूख चुका है। जियांगचेंग विश्वविद्यालय की नंबर 1 कैंपस ब्यूटी और सु ग्रुप की उत्तराधिकारी होने के नाते वह बचपन से ही सबकी आंखों का तारा रही थी और अनगिनत लोगों ने उसकी चापलूसी की थी। उसे ऊंचे स्थान पर रहने की आदत थी, सभी के प्रति ठंडी और उदासीन रहने की आदत थी। लेकिन अब उसे पता था कि उसका सारा गर्व, उसका सारा प्रभामंडल इस आदमी के सामने पूरी तरह मूल्यहीन है। तभी मैं हिला। मैंने आसपास की उन निगाहों की परवाह नहीं की जो डर या श्रद्धा से भरी थीं। बस खुद चलकर एक म्यूटेंट चूहे के अपेक्षाकृत पूर्ण सूखे शव के पास गया और उसे अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारी। खड़क! वह सूखा शव राख के ढेर में बिखर गया। नाखून के आकार का धीमी लाल चमक बिखेरता एक गोल्डन कोर बाहर निकल आया। मैंने झुककर उसे उठाया और बिना देखे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। कड़क चबाने की आवाज, चबाने की वह स्पष्ट आवाज इस शांत पड़े मैदान में मौजूद हर व्यक्ति के कानों तक पहुंची। वह क्या खा रहा है? राक्षस के शरीर के अंदर की कोई चीज खा रहा है? सभी लोग हक्का बक्का होकर देख रहे थे। इस आदमी के व्यवहार ने उनकी समझ की सारी सीमाएं पार कर दी थी, पर मैंने उनकी परवाह नहीं की। मैं महसूस कर सकता था कि शुद्ध ऊर्जा की धाराएं गले से नीचे उतर रही हैं। एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सपी तेजी से बढ़ रहे थे। प्रथम श्रेणी के प्रारंभिक म्यूटेंट कोर को निगला एक्सपी पास और ऊर्जा और अधिक सघन हो गई और उसे नियंत्रित करना और भी आसान हो गया। अच्छा है, मैंने संतोष के साथ सिर हिलाया। यह है अपग्रेड करने का सही तरीका, एक एक करके मारने से कहीं ज्यादा प्रभावी। ये सब करने के बाद मैंने अपने हाथ झाड़े जैसे मैंने कोई बहुत ही मामूली काम किया हो। फिर मैं उस विवादित जगह को छोड़ने के लिए मुड़ा। मुझे एक सुरक्षित और गुप्त जगह ढूंढनी थी। स्कूल में बहुत ज्यादा लोग और शोर शराबा था। लक्ष्य बहुत बड़ा था। ये बेस बनाने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। मुझे जाते देख जीवित बचे छात्र घबरा गए। अगर भगवान जैसा यह आदमी चला गया तो उनका क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? क्या होगा अगर राक्षसों की एक और लहर आ गई? बड़े भाई मत जाओ, कृपया हमें अपने साथ ले चलो। बड़े भाई, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपने साथ रहने दो। पल भर में दर्जनों छात्र गिड़गिड़ाते और डरे हुए चेहरों के साथ झुंड बनाकर चारों ओर से घेरने लगे। मेरी भौहें तन गईं और मन में झुंझलाहट हुई। मैंने ठंडे स्वर में बस एक शब्द कहा, हटो। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह सबके सिर पर बर्फ के पानी की तरह गिरी। आत्मा को कंपा देने वाली उस ठंडक ने सबको अनजाने में ही ठिठकने पर मजबूर कर दिया और कोई भी एक कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्हें तब याद आया कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति कोई दुख हरने वाला मसीहा नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक वजूद है जो पलक झपकते ही पूरे साम्राज्य को मिटा सकता है। जब भीड़ में सन्नाटा और हिचकिचाहट छाई थी, तभी एक आकृति ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और भीड़ से बाहर निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई। सु किंगशुए थी। उसका सुंदर चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में एक अभूतपूर्व दृढ़ता थी। लिन युआन, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ थे। मैंने अपने कदम रोके और बेरुखी से उसकी ओर देखा। मुझे इस औरत के बारे में याद था। पिछली जिंदगी में जियांगचेंग बेस बनने के बाद उसने अपने परिवार के प्रभाव और अपनी युद्ध क्षमताओं के दम पर बेस की सबसे मशहूर बर्फीली सुंदरी का खिताब हासिल किया था। अनगिनत ताकतवर लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, लेकिन वह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता था। कोई काम है? मेरा स्वर शांत था। सु किंगशु ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और फिर शोर मच गया। हर कोई सु किंगशु को ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यह सु किंगशु थी, वही बर्फीली सुंदरी जिसने कभी किसी चाहने वाले को भाव नहीं दिया था, और अब वह खुद एक लड़के से साथ ले जाने की गुहार लगा रही थी, और वह भी लगभग गिड़गिड़ाते हुए। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में हल्का सा मजाक था। मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं? तुम सुंदर हो, लेकिन कयामत के इस दौर में सुंदरता सबसे बेकार चीज है। मेरी बातें सीधी और चुभने वाली थीं। सु किंगशु का शरीर थोड़ा डगमगाया और उसका चेहरा और भी सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि मैं सच कह रहा हूँ। पूर्ण शक्ति के सामने उसकी सुंदरता और उसका खानदान सब बेमानी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने होंठ इतनी जोर से चबाए कि खून निकलने लगा। उसने अपना सारा गर्व और आत्मसम्मान ताक पर रख दिया और एक बेहद विनम्र लहजे में जल्दबाजी से कहा, शहर के पश्चिम में युंडिंग माउंटेन पर मेरे परिवार का एक विला है। वहाँ स्वतंत्र सुरक्षा प्रणाली और जनरेटर है। वहाँ 1 साल तक चलने वाला खाना
और पानी भी जमा है। वह जगह सुरक्षित है, स्कूल से 100 गुना ज्यादा सुरक्षित। अगर तुम मुझे वहाँ ले जाते हो तो उस विला की हर चीज तुम्हारी होगी। जब तक तुम मुझे साथ ले चलते हो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। जिंदा रहने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया था। ये सुनकर मेरी आंखों में आखिरकार एक चमक आई। विला, स्वतंत्र सुरक्षा और जनरेटर और 1 साल का राशन और साथ में एक बिस्तर गर्म करने वाली भी। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे नींद आने पर किसी ने तकिया थमा दिया हो। मैं खुद रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था और अब वह खुद चलकर आ गई। पिछली जिंदगी में मैंने 1 महीने तक खंडहरों में फफूंद लगी रोटियां खाई थी, तब जाकर कहीं सिर छिपाने के लिए एक कुत्ते की मांद जैसी जगह मिली थी। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। सुकिंगशु खुशी के मारे रो पड़ी। उसकी तनी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये नजारा देखकर आसपास के छात्रों की आंखें लाल हो गईं। सुकिंगशु को ही क्यों ले जाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक विला है? बड़े भाई, मेरा भी शहर के पूर्व में एक विला है। मेरा अपना कारखाना है, वहाँ खाने की चीजों का भंडार है। मुझे भी साथ ले चलो, मैं बिस्तर गर्म कर सकती हूँ। एक लड़की ने तो यहाँ तक चिल्लाकर कह दिया। मेरा धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। मैंने मुड़कर उन लोगों पर एक ठंडी निगाह डाली। एक शब्द और बोला तो तुम्हारा हश्र भी इनके जैसा ही होगा। मेरी निगाहें जमीन पर पड़े उन राक्षसों की लाशों पर टिकी थी। पूरा मैदान पल भर में फिर से कब्रिस्तान जैसा शांत हो गया। मैंने उन लोगों पर और ध्यान नहीं दिया। वहाँ अभी भी सुन्न खड़ी सुकिंगशु से कहा, चलो रास्ता दिखाओ। सुकिंगशु ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों एक के बाद एक सैकड़ों जटिल निगाहों के नीचे मैदान से बाहर निकल गए। उनकी आवाजें जल्द ही लाल धुंध में गायब हो गई। जब तक उनकी पीठ पूरी तरह से दिखना बंद नहीं हो गई तब तक मैदान का दम घोटने वाला माहौल अचानक से फट पड़ा। आखिर इस दुनिया को क्या हो गया है? क्या ताकतवर लोग जो चाहें वो कर सकते हैं? हम भी सामान ढूंढने और गाड़ी ढूंढने चलते हैं, हम खुद जाएंगे। भीड़ एक बार फिर अराजकता में डूब गई, लेकिन इस बार यह जीवित रहने के लिए पैदा हुई अराजकता थी और जमीन पर बेदम बैठा छांघाव मेरे जाने की दिशा में देखते हुए उसकी आंखों में नफरत और जलन भरी हुई थी। मैं सुचिंगशु, तुम लोग मेरा रास्ता देखना, इस बदले को मैं जांग हाओ याद रखूंगा। सेंट्रल प्लाजा छोड़ने के बाद लाल धुंध और भी घनी होती हुई लग रही थी। दृश्यता 3 मीटर से भी कम थी। हवा में लोहे के जंग और सड़न की मिश्रित अजीब सी बदबू फैली हुई थी जिससे सूंघते ही उल्टी आने को होती थी। सुचिंगशु कसकर मेरे पीछे चल रही थी। उसकी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। आसपास से रह रहकर दर्दनाक चीखें और राक्षसों की दहाड़ें आ रही थीं। हर बार वो डर से कांप उठती और अनजाने में मेरे थोड़ा और करीब आ जाती। लेकिन आगे चल रहा मैं मानो खाने के बाद टहल रहा हूँ। कदम न धीमे थे न तेज, चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं था। इस चरम शांति ने सुचिंगशु को थोड़ी राहत दी, लेकिन उससे ज्यादा एक अजीब सी दूरी का एहसास कराया। उसे लगा कि वह और मैं जैसे एक ही दुनिया में नहीं रह रहे हैं। हम गाड़ी ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? सुचिंगशु ने धीमी आवाज में पूछा, सन्नाटे को तोड़ते हुए। स्टाफ पार्किंग लॉट, मैंने बिना सिर घुमाए कहा। वह उनके सबसे नजदीक की पार्किंग थी और स्टाफ की गाड़ियाँ आमतौर पर छात्रों की गाड़ियों से बेहतर होती हैं, लेकिन वहाँ निश्चित रूप से बहुत सारे राक्षस होंगे। सुचिंगशु थोड़ी चिंतित थी। राक्षस हो तो ही अच्छा है, मैंने उदासीनता से जवाब दिया। सुचिंगशु एक पल के लिए चौंक गई और तुरंत मेरा मतलब समझ गई। राक्षस होने का मतलब है कि वहाँ क्रिस्टल कोर होंगे। यह आदमी उन राक्षसों को जो आम लोगों को डराकर मार डालने के लिए काफी थे, महज अपग्रेड होने का एक अनुभव पैक समझ रहा था। ये कैसा आत्मविश्वास और ताकत थी। दोनों चुपचाप अराजकता से भरे कैंपस से गुजरे। रास्ते में हमने बहुत सारे भयानक दृश्य देखे। लताओं से लिपटे पेड़ पर लटके कंकाल बन चुके शव जिन्हें आधा खाया जा चुका था, कुछ जंगली म्यूटेंट कुत्तों द्वारा नोचे जा रहे लोग और कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग जिन्होंने अपनी एबिलिटीज तो जागृत कर ली थीं, लेकिन ताकत पर नियंत्रण न होने के कारण उल्टे खुद को ही अधमरा कर बैठे थे। पूरा कैंपस पूरी तरह से नरक बन चुका था। सुचिंगशु का चेहरा सफेद पड़ गया था। कई बार उसे उल्टी आने को हुई, लेकिन उसने जबरन खुद को रोका। वह जानती थी कि आज से उसे इन सब की आदत डालनी होगी। जल्द ही हम स्टाफ पार्किंग लॉट में पहुंच गए और जैसा हमने सोचा था, यहाँ भी वैसी ही अफरा तफरी मची हुई थी। 1 दर्जन के करीब म्यूटेंट चूहे जिनका आकार जंगली सुअरों जितना बड़ा था, पार्किंग में गाड़ियों को पागलों की तरह काट रहे थे। उनके नुकीले दांतों के नीचे गाड़ियों की सख्त लोहे की चादर कागज की तरह थी जो आसानी से फट रही थी। कुछ स्टाफ सदस्य जो गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सिर बाहर निकाला, चूहों के इस झुंड ने उन पर धावा बोल दिया और पल भर में उन्हें मांस के लोथड़े में बदल दिया। जी, चूहों के झुंड ने मुझे और सुचिंगशु को 2 नए शिकारों के रूप में देख लिया था। उन्होंने तुरंत उन बेजान लोहे के टुकड़ों को छोड़ दिया। उनकी लाल लाल आंखों में खून की प्यास चमक रही थी और वे हमारी तरफ झपट पड़े। सुचिंगशु डर के मारे पीली पड़ गई। अचेतन मन में उसने एक बर्फ की दीवार बनाने की कोशिश की। हालांकि मैंने बस लापरवाही से अपना हाथ उठाया। एक हल्की सी आवाज हुई और मेरे उंगलियों के पोरों से बालों से भी पतली गहरे हरे रंग की जहरीली गैस की एक लकीर निकली और पल भर में सामने के लाल कोहरे में मिल गई। अगले ही पल वे आक्रामक रूप से दौड़ते हुए आ रहे म्यूटेंट चूहों के झुंड जैसे शराब के नशे में धुत हो गए हों, एक एक करके लड़खड़ाने लगे।
दौड़ते दौड़ते वे धड़ाम धड़ाम करके जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ पैर कुछ बार फड़फड़ाए और फिर हमेशा के लिए शांत हो गए। एक बार फिर एक ही झटके में खात्मा। यहाँ तक कि यह प्लाजा चौक वाले वाकये से भी ज्यादा आसान था। सु चिंगशुए को समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के सामने वह क्या प्रतिक्रिया दे। उसे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया हो। मेरी ताकत के आगे वह पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। मैंने उसके सदमे पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे चूहों के शवों के ढेर की तरफ बढ़ गया। आदत के मुताबिक अपने पैर से लाशों को हटाते हुए एक एक करके सुनहरे कोर किन्हें उठाए और उन्हें अपने मुंह में डालकर निगलने लगा। लगातार एक के बाद एक दर्जन से अधिक कोर निगलने पर मेरी रिफाइनिंग वैल्यू एक बार फिर काफी बढ़ गई और मैं अगले अपग्रेड स्तर बढ़ाने की ओर करीब पहुंच गया। चलो एक गाड़ी चुनते हैं। मैंने अपने हाथ झाड़े और अभी भी अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी सु चिंगशुए से कहा, ओह अच्छा। सु चिंगशुए तब जाकर जैसे किसी सपने से जागी और जल्दी से मेरे पीछे हो ली। दोनों ने पार्किंग लॉट का एक चक्कर लगाया। मेरी नजर आखिरकार एक काले रंग की मर्सिडीज बिग जी पर जाकर टिक गई। इस गाड़ी का चेसिस ऊंचा था, ताकत भरपूर थी, जगह बड़ी थी और ये काफी मजबूत भी थी। कयामत के इस दौर अपोकैलिप्स में सफर करने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प थी। यही ठीक है। मैं गाड़ी के सामने गया तो देखा कि गाड़ी के दरवाजे लॉक थे और चाबी भी वहाँ नहीं थी। मैंने बिना कोई फालतू बात किए सीधे अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली से कार की खिड़की के शीशे पर धीरे से एक लकीर खींची। एक तीखी चरचराहट की आवाज हुई और वह मजबूत टफन ग्लास जो हथौड़े की चोट को भी झेल सकता था, बिल्कुल पनीर की तरह आसानी से एक बड़े टुकड़े में कट गया। मेरी उंगली के पोर पर गहरे हरे रंग की ऊर्जा की एक न दिखने जैसी महीन लकीर तैर रही थी। यह 10 पूर्ण विषैले शरीर की क्षमताओं में से एक थी। अत्यधिक केंद्रित जहरीली ऊर्जा मजबूत एसिड तेजाब जैसा संक्षारक प्रभाव पैदा कर सकती थी। पास खड़ी सु चिंगशुए की आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गईं। इस आदमी के पास आखिर और कितने ऐसे हैरान कर देने वाले तरीके हैं। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और फिर उसी तरीके से स्टीयरिंग व्हील के नीचे के इग्निशन वायर के कवर को काट दिया। महारत के साथ अंदर के तारों को बाहर खींचा और उन्हें आपस में जोड़ दिया। इंजन की एक भारी गड़गड़ाहट के साथ यह मर्सिडीज बिग जी सफलतापूर्वक स्टार्ट हो गई। मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबाया, बिग जी ने एक दहाड़ लगाई और सीधे पार्किंग लॉट के बैरियर को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। हम पश्चिम की तरफ चलेंगे। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद यूटिंगशान हाईवे युंडिंग माउंटेन रोड के साथ सीधे चलते जाना है। सु चिंगशुए ने धीमी आवाज में रास्ता बताते हुए कहा। मैंने हामी भरी और ध्यान से गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी लाल कोहरे से भरी सड़क पर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में हमें म्यूटेंट बीस्ट्स के कई बिखरे हुए झुंड मिले, लेकिन वे सब मेरे द्वारा लापरवाही से छोड़ी गई जहरीली गैस की एक लकीर से आसानी से ढेर हो गए। यहाँ तक कि गाड़ी की रफ्तार भी धीमी नहीं पड़ी। खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटते कयामत के मंजर को और अपने बगल में बैठे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले शक्तिशाली आदमी को देखते हुए सु चिंगशुए का मन बेहद उलझन में था। उसे समझ आ गया था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इस आदमी के साथ रहकर ही वह जिंदा रह सकती थी। तभी सामने कुछ ही दूरी पर शोर शराबे की आवाज सुनाई दी। कुछ गाड़ियां रास्ते के बीचों बीच आड़ी खड़ी थीं, जिनसे एक अस्थायी बैरिकेड बनाया गया था। लाठी और लोहे के पाइप लिए करीब दर्जन भर लोग एक कार को रोक रहे थे, जो वहां से गुजरने की कोशिश कर रही थी। नीचे उतरो, जल्दी करो, गाड़ी और सारा खाना हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। उनका लीडर एक गंज सिर वाला हट्टा कट्टा आदमी था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। चेहरा भयानक था और वह बेहद खूंखार दिख रहा था। कार के अंदर एक युवा पति पत्नी थे, जो डर के मारे पीले पड़ चुके थे। वे अपने सिर को पकड़कर थर थर कांप रहे थे। भगवान के लिए हमारी गाड़ी मत छीनो, हमें अपने बच्चे को ढूंढने जाना है। आदमी ने रोते हुए भीख मांगी। भाड़ में जाओ, मुझे भी जिंदा रहना है। गंजे आदमी ने उसकी एक न सुनी। उसने एक ही झटके में कुल्हाड़ी से कार की खिड़की का कांच तोड़ दिया और अंदर बैठे लोगों को बाहर खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कयामत आ चुकी थी और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। इंसानियत का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा इस पल खुलकर सामने आ गया था। सु चिंगशुए ने जब यह नजारा देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए रहम का भाव आया। उसने अनजाने में ही अपने पास बैठे आदमी की तरफ देखा। मेरे चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया था, यहाँ तक कि मैंने उन लोगों की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैंने बस स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा और एक्सीलेटर को और तेजी से दबा दिया। वह गाड़ी एक लोहे के राक्षस की तरह सीधे उस बैरिकेड की तरफ बढ़ी। रास्ता रोकने वाले लोग डर गए। अरे बाप रे, ये कौन पागल है, जल्दी हटो। उस गंजे आदमी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह सीधे गाड़ी घुसाने की हिम्मत करेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और गुस्से में चिल्लाया, रुक जा साले, वरना काट डालूंगा। लेकिन उसके चिल्लाने के जवाब में इंजन की दहाड़ और तेज हो गई। मर्सिडीज बेंज एक बेकाबू टैंक की तरह आई और रास्ते में खड़ी उन खटारा गाड़ियों को पर खच्चे उड़ाते हुए टक्कर मार दी। उनमें से एक गाड़ी तो हवा में उछलकर दूर जा गिरी। जो लोग समय पर पीछे नहीं हट पाए, उन्हें चीखने का मौका तक नहीं मिला। वे गाड़ी के नीचे आ गए और पल भर में कुचलकर मांस का लोथड़ा बन गए। गंज सिर वाले की किस्मत अच्छी थी, वह समय रहते कूद गया, लेकिन उस जबरदस्त टक्कर के झटके से वह जमीन पर गिरकर